प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं आपका शिक्षक भारत भूषण पाठक देवांश। और बच्चों, यहाँ हम लोगों ने विराम चिन्ह क्या है ये जान लिया था। आज हम जानेंगे कि विराम चिन्ह के प्रकार कितने होते हैं और किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है और कैसे इसे हम सीखें, समझें और समझ पाएँ। बच्चों, आप अपने आगे की कक्षाओं में भी, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी विराम चिन्ह जरूर देखोगे और विराम चिन्ह से प्रश्न होता ही है। तो आइए हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। तो पहला जो विराम चिन्ह होता है वो पूर्ण विराम कहलाता है। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। जब भी हम हिंदी के कोई वाक्य लिखते हैं, विराम का अर्थ होता है ठहराव, जैसा मैंने आपको बताया था। पूर्ण विराम का अर्थ हुआ कि यहाँ पे आपका काम जो है पूरी तरह से पूर्ण हो गया है। तो यह हिंदी चिन्ह का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्राचीनतम चिन्ह कौन सा है, और ऑप्शन आपके लिए होगा अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम। तो आप पूर्ण विराम लिखेंगे। तो मैं पुनः बता दूं, अगर आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि आपके वैकल्पिक प्रश्नोत्तर में अगर इसे पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में जो है वो प्राचीनतम विराम चिन्ह कौन सा है, या हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह कौन सा है। तो आपके लिए वहाँ पे विकल्प उपलब्ध होगा, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, इस तरह से, पर आपको पूर्ण विराम का चुनाव करना है। तो हिंदी में पूर्ण विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। बच्चों, यहाँ पे हम समझेंगे कि ये चिन्ह जो होते हैं वो प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। यानी विस्मयादि बोधक से क्या अभिप्राय है, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी होगी, विस्मयादि बोधक जो वाक्य है या विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है उसका प्रयोग हम लोग शोक, संवेदना, खुशी, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास को दर्शाने के लिए करते हैं। बच्चों, आगे हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस तरह से करते हैं। और चूंकि कविताओं में, विशेषकर कविताओं में और छंदबद्ध कविताओं में आपका विराम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, या आप कोई कहानी लिखते हैं, कहानी में विराम चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का बहुत ही अधिक महत्व है। वो आपकी कहानी को लाजवाब बनाती है। तो आइए समझते हैं। राम स्कूल से आ रहा है। यहाँ राम स्कूल से आ रहा है यानी राम का स्कूल से आना चल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पूर्ण विराम किया गया, यानी कि एक कार्य पूरा हो गया। तो वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया, वह छत से गिर गया। ये सारे क्या हैं, बिना पूर्ण विराम के उदाहरण हैं। दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति के अंत में 2 पूर्ण विराम लगाने की प्रथा है। बच्चों, जैसा मैं बताता हूँ कि मैं कभी भी हूँ, तो आपने मेरी अगर अगले चैनल पे देखी होगी तो मैं दोहा लिखा था, दोहा लिखने का प्रयत्न किया था। तो वहाँ पे क्या है कि जब हम दोहा लिखते हैं या श्लोक लिखते हैं या चौपाई लिखते हैं तो हमें दो पूर्ण विराम की आवश्यकता होती है। एक पूर्ण विराम, सिंगल पूर्ण विराम, और दूसरा डबल पूर्ण विराम। यानी कि पहला जो चरण होता है, और मतलब पहले चरण, दूसरे चरण, ये मतलब पहले चरण के बाद में जो है अल्प विराम होता है, फिर उधर जो है दूसरे चरण में एक विराम होता है, पूर्ण विराम। फिर जब उसको अंत करते हैं यानी तीसरे चौथे चरण में जाके वो जो अंत होता है तो वो डबल वहाँ पे यानी कि 2 पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे देखें, पहली वाली जो आपकी जो पंक्ति है, पहली वाली जो दोहे है, ये दोहे है ही है, क्योंकि मात्राएं होती है इसमें 13-11 का मात्रा होता है, और ये जो है मतलब कुल 24 मात्रा। इसमें बहुत कुछ जानना होता है, तो ये अभी आपको नहीं समझना है। तो इसमें क्या है कि आप जब पहली वाली जो पंक्ति देख रहे हैं वहाँ पूर्ण विराम और एक किया गया है, पर दूसरा वाला जो संपन्न जिसको किया गया है तो वहाँ पे डबल विराम का चिन्ह हुआ है। कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। बच्चों, यहाँ पे ये भी समझने की बात है कि जब व्यक्ति या वस्तु या कोई सजीव वर्णन करते हैं हम किसी का, तो वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। वह राम सिंह आ रहा है, गठा हुआ बदन, मस्ती भरी चाल। तो देखें यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। हंसता चेहरा, दोस्तों के लिए मोम, शत्रुओं के लिए काल, आदि आदि। अर्ध विराम, आगे जो हम पढ़ते हैं, आगे हम जो समझने का प्रयत्न करते हैं वो अर्ध विराम है, जहां अपूर्ण विराम की अपेक्षा
कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यानी अर्धविराम जैसा नाम से ही प्रकट हो रहा है कि अर्धविराम का अर्थ हुआ कि ये अपूर्ण विराम है, यानी थोड़ी देर जहाँ पे रुकावट हमें करनी है तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। तो क्या इसका नियम है, जहाँ अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर अर्धविराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है जो थोड़े से असंबद्ध होते हैं एवं जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता है। जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा करते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग इतना ही जानते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से वो आपके दिमाग से निकल सकता है, आप अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। तो आगे की कक्षाओं में हम समझेंगे कि अल्प विराम क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, उद्धरण चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह क्या होता है। तब तक आपके उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए मंगल कामनाएं। और मैं जैसा बराबर कहता हूँ, मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं चाहिए। आपको आज मैं शिक्षक बनने का अधिकार देता हूँ। आप मुझे वहाँ पे अंक दें 1 से लेकर 10 तक, जैसा आपको समझ में आता है, और साथ में एक आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया कि आपको कैसी पढ़ाई समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यदि इससे दुविधा हो, जहाँ पे आपको इसमें कुछ समझने में समस्या हो, तो आप इससे मेरे वीडियो के टिप्पणी पेटिका में अपनी बात रखें। धन्यवाद।